हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू ऑल आर वेरी नियरर टू द एग्जामिनेशन। सब कुछ ही दिनों में आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। Continuing to my earlier series of amendments which I had made exclusively for inter and final students of CA, CS and CMA inter students, those who are going to give their examinations from November December 20 examination onwards। तो इंटर और फाइनल का एक कॉमन वीडियो मैंने बनाया था जो अमेंडमेंट्स इंटर स्टूडेंट्स एज वेल एज फाइनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। Further to that video, we are going to discuss today amendments which are wholly and exclusively relevant for the फाइनल लेवल स्टूडेंट्स। इंटर लेवल वाले स्टूडेंट्स आपके लिए वीडियो एप्लीकेबल नहीं है, आप प्लीज ये वीडियो ना देखें। ये अमेंडमेंट्स जो है ये बिल्कुल फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जामिनेशन देंगे, चाहे वो सीए में हो, सीएस में हो, चाहे सीएमए में हो। तो फाइनल लेवल का जो अमेंडमेंट्स एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल फॉर नवंबर दिसंबर 20 एग्जामिनेशंस, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक दो चीज मुझे आपको बतानी है, यू विल बी वेरी मच क्लियर विद व्हाट आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड। ये जो पूरा नोट्स है, इसका अमेंडमेंट नोट्स विल बी गिवन इन द लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इजीली, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। वहां से डाउनलोड कर लो और वो डाउनलोड करने के बाद ये वीडियो को आप वॉच करो। सो कंटिन्यूइंग टू विद माय अर्लियर सीरीज, जो लास्ट में मैंने इंटर और फाइनल लेवल के लिए दो पार्ट्स में बनाया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। तो एडिशनल अमेंडमेंट्स फॉर सीए, सीएस एंड सीएमए फाइनल, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं असेसमेंट एंड ऑडिट। असेसमेंट एंड ऑडिट में क्या अमेंडमेंट है सर? देखिए, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट एक तरह का एसओपीज जिसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स हैव बीन रिलीज्ड which needs to be followed in case of नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स। जैसे आपको पता है कि मान लो अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो रिटर्न नहीं फाइल करने का बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। अभी तो ये भी हो गया कि 2 महीना कंजिक्यूटिव अगर आप रिटर्न फाइल नहीं किए या जीएसटीआर 1 फाइल नहीं के लिए, तो योर ई वेबल इज लायबल टू बी ब्लॉक्ड। आपका ई वेबल भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, पार्ट ए आप जनरेट नहीं कर पाएंगे एंड हेंस यू विल नॉट बी एबल टू स्मूथली रन योर बिजनेस। एंड 6 मंथ्स तक, अगर कंटिन्यूस पीरियड तक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। सो इसी के ऊपर गवर्नमेंट ने एक एसओपी रिलीज किया कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो क्या तरह के प्रोसीड्यूर्स अप्लाई होंगे आपके ऊपर। लाइक अ रिमाइंडर मैसेज विल गो टू यू, अ नोटिस विल बी इशूड टू यू, देन अगेन यू विल बी रिमाइंडेड। देन अगेन अगर आप तब भी नहीं करते हो तो फिर आपके ऊपर डिमांड या रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपली गिवन इन स्टेप्स प्रोसीड्यूर वाइज, जो मैंने नोट्स में आपके लिए बनाकर लिखा है, बहुत शॉर्ट में लिखा है। तो चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल वेरी रेलिवेंट, एक बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स, ये सर्कुलर आया था 24 दिसंबर 2019 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। अभी अभी हम लोग ने बोला कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो क्या क्या हो सकता है। सेक्शन 46, एक सेक्शन अपने रिटर्न्स में पढ़े थे, दैट विल रिक्वायर इशुएंस ऑफ नोटिस। आपको एक नोटिस दिया जा सकता है इन फॉर्म जीएसटीआर 3A। 3 भी पढ़े थे, वो एक रिटर्न है। 3 एक तरह का नोटिस है जो इशू किया जाता है नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39, दैट इज रिटर्न। 44, that is annual return, and 45, that is final return, requiring him to furnish such return within 15 days। उसे उस रिटर्न को 15 डेज के अंदर फर्निश करना पड़ता है। ये एक नोटिस आता है उसको एज अ रिमाइंडर। ऑन फेलियर टू फाइल रिटर्न, हम पढ़े थे बेस्ट जजमेंट भी किया जा सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, राइट, विच कैन बी इशूड इन फॉर्म ASMT 13। ASMT मतलब असेसमेंट ऑर्डर। ASMT 13 उसको इशू किया जा सकता है विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन। अगर उसको GSTR 3A चला गया है, नोटिस चला गया रिमाइंडिंग हिम टू फाइल रिटर्न, एंड इफ ही डज नॉट फाइल रिटर्न ही विल बी लायबल to best judgment assessment under in form ASMT 13 without any further communication. Next, as section 62 provides for assessment of non-filers of return, यानी ये ऑलरेडी अभी आपको पता है कि अगर आप नॉन फाइलर, मतलब यही आपका बेस्ट जजमेंट, यही आपका बेस्ट जजमेंट कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका असेसमेंट हो सकता है, जिसे हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट, जो सेक्शन 62 में कहता है ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स हु फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर 39, 45 इवन आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 46। इफ ही फेल्स टू फर्निश, मतलब 15 डेज के अंदर अंदर उसको रिटर्न फाइल करना, अगर वो नहीं कर पाया तो उसको बेस्ट जजमेंट करना पड़ेगा। फॉलोइंग गाइडलाइंस आर हियर बाई प्रिस्क्राइब्ड। इसी के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ने ये सारे गाइडलाइंस हमें दिए हैं, ये सारे गाइडलाइंस हमको इशू किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट।
क्या क्या गाइडलाइंस है वो? वंस अ सिस्टम जनरेटेड मैसेज वुड बी सेंड टू ऑल दी पर्सन्स 3 days बिफोर द ड्यू डेट टू नज देम मतलब टू पोक देम अबाउट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड बाय द ड्यू डेट। मतलब 3 दिन पहले द ड्यू डेट्स, मतलब अगर 20 तारीख का ड्यू डेट है तो 17 से आपके पास मैसेजेस आने लग जाएगा कि यू हैव टू फाइल द रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ताकि आपके पास एक रिमाइंडर आ जाए कि आपको रिटर्न्स फाइल करने हैं। नेक्स्ट, एक बार जब ड्यू डेट ओवर हो गया, मतलब एक बार जब ड्यू डेट आ गया है या चला गया है, उसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड मेल या मैसेज, देखिए यहां पे बोला गया सिस्टम जनरेटेड मैसेज जाएगा, फिर बोला गया कि एक बार ड्यू डेट चला गया तो फिर एक बार मेल जाएगा या मैसेज जाएगा टू ऑल द डिफॉल्टर्स। क्या बोला यहाँ पे? देखिए टू ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन, क्यों बोला? बिकॉज अभी ड्यू डेट ओवर हुआ नहीं है, बट एक बार जब ड्यू डेट ओवर हो गया तो जितने भी डिफॉल्टर्स है, the persons who did not file return on or before the due date, they will immediately send just system generated email or message after the due date is over to all the defaulters after the due date that the registered person has not furnished his return for the tax period। उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है। उसके बाद क्या होगा? 5 days, 5 दिन का मोहलत दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 days आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न चला गया 20 तारीख को, डेट चला गया 21, 22, 23, 24, 25 तारीख तक वेट किया जाएगा। आपको मेल चला गया ना, अब आप हो सकता है 5 दिन के अंदर भर दे, तो आपको 5 days गवर्नमेंट मोहलत देगी, तो 25 तक आपको मोहलत देगी। मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूमिंग की 20th का ड्यू डेट आपके केस में, तो 21, 22, 28, 24, 25, तो 5 days आफ्टर द ड्यू डेट इज ओवर, मतलब ड्यू डेट ओवर होने से 5 दिन बाद एक नोटिस इशू कर दिया जाएगा। ये है सेक्शन 46 वाला नोटिस। अ नोटिस अंडर सेक्शन 46, that is GSTR 3A, will be issued to such registered persons who fails to furnish the return under section 39, requiring him to furnish such return within 15 days। अब उसे ऑफिशियल एक कम्युनिकेशन जाएगा, नोटिस जाएगा। अब ये नोटिस का बहुत बड़ा वैल्यू है, अगर इस नोटिस का भी उसने उल्लंघन किया, उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो सीधा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 62 के लिए वो लायबल हो सकता है। तो 5 days after the due date of return, a notice will be issued to the person who fails to furnish the return, requiring him to furnish the return within 15 days। उसे 15 दिन दिया जाएगा। इन केस रिटर्न इज स्टिल नॉट फाइल्ड बाय द डिफॉल्टर्स विद इन 15 days ऑफ द नोटिस, 15 दिन के अंदर अंदर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू एसेस द लायबिलिटी अंडर सेक्शन 62, जिसे हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जिसे हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट बाय पासिंग असेसमेंट ऑर्डर इन ASMT 13। या ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया, खाली अब एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है सर, सिंपल है। नेक्स्ट क्या है? अगर आपका ड्यू डेट ओवर हो गया, आपने 15 days का भी ओवर हो गया, अब असेसमेंट ऑर्डर के थ्रू पास करना पड़ेगा ASMT 13 के थ्रू, अगर प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट, इन केस द डिफॉल्टर फर्निशेज अ वैलिड रिटर्न विद इन 30 days ऑफ द सर्विस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर इन ASMT 13, अगर एक बार डिफॉल्टर ने रिटर्न फाइल कर दिया, एक बार अगर किसी डिफॉल्टर ने रिटर्न फाइल कर दिया 30 days के अंदर अंदर from the service of the assessment order in ASMT 13, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn। वाओ, अगर आपने मान लीजिए आपको असेसमेंट ऑर्डर सर्विस हो गया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके ऑफिसर ने आपको दे दिया, 30 days from that date, if you have filed your valid return within 30 days, the government is saying the whatever order which has been made on you, that will be withdrawn, वो विड्रॉ कर दिया जाएगा। लेकिन if the said return remains unfurnished within 30 days from the date of the order of ASMT 13, then the proper officer may initiate the demand and recovery proceedings। हमसे क्या कहते हैं? सेक्शन 78 एंड सेक्शन डिमांड एंड रिकवरी अंडर सेक्शन 79। अगर उस समय भी 30 days के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर भी अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि उस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बेसिस पे ही विल रिकवर द टैक्स लायबिलिटी एंड ही मे इनिशिएट द डिमांड प्रोसीडिंग्स एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द पर्सन हु फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है। नेक्स्ट, इन डिजर्विंग केसेस, अब कुछ कुछ केसेस को डिजर्विंग कहा गया है कि मान लीजिए यहां पर अगर एसएससी के पास पैसा नहीं है, या मान एसएससी के पास एक्चुअली अभी फंड्स नहीं है कि वो टैक्स पे कर सके, तो इन दिस केस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, बेस्ड ऑन केस टू केस, द कमिश्नर के पास पावर है, ही मे रिसॉर्ट टू प्रोविजनल अटैचमेंट। वो खाली क्या करेगा? आपके कुछ असेट्स को
अटैच कर देगा आपके कुछ एसेट्स को। वो भी प्रोविजनली क्यों किया है? क्योंकि अभी तक वो फाइनल नहीं हो सकता कि वो रिटर्न फाइल करके असेसमेंट को इट मे चेंज। तो प्रोविजनल अटैचमेंट जस्ट रेवेन्यू अपना प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना बचान अपना अपना टैक्स को सेव करने के लिए उन्होंने प्रोविजनल अटैचमेंट का प्रोविजन डाला कि अगर डिजर्विंग केस है तो कमिश्नर चाहे तो प्रोविजनली अटैच कर सकता है रेवेन्यू प्रोटेक्शन के लिए अंडर सेक्शन 83 ऑफ द एक्ट बिफोर द इशुएंस ऑफ द ऑर्डर के पहले ही उन्हें करना पड़ेगा। बिकॉज अगर एक बार ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर को तो भैया आपको रिकवर करके देना पड़ेगा। तो इन दैट केस अगर ऑर्डर इशू करने के पहले वो चाहे तो प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है। The proper officer would also initiate action under section 29(2) of CGST Act। याद है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन कब होगा? जब ये कंटिन्यूअस 6 मंथ्स तक रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तब जाके इसका रजिस्ट्रेशन भी लायबल टू बी कैंसिल्ड हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सो गाइज अगर आप ध्यान देंगे ये सब कुछ नया नहीं था, खाली सिस्टम जनरेटेड मैसेज 3 days बिफोर, 5 days के अंदर अंदर एक मेल जाएगा आफ्टर द ड्यू डेट इज ओवर। फिर उसके बाद आपको GSTR 3A जाएगा रिक्वायरिंग यू टू फाइल द रिटर्न विद इन 15 days। उसके बाद भी अगर आप नहीं किए तो आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर सर्व होगा। उसके बाद भी 30 days का सरकार ने मोहलत दी अगर आप रिटर्न फाइल कर देते फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ from the date of service of the assessment order in the form ASMT 13. In that case also the assessment order will be deemed to be withdrawn, but even in that case if you do not file return, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो इनिशिएट कर देगा डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स। एंड कुछ केसेस में वो प्रोविजनल अटैचमेंट भी कर सकता है बिफोर ASMT 13, मतलब बिफोर पासिंग द ऑर्डर ही मे रिसॉर्ट टू प्रोविजनली अटैच योर रेवेन्यू। सो गाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। सो असेसमेंट एंड ऑडिट में तो एक सिंपल ये गाइडलाइन इशू हुई थी जो आपको याद रखना है। अपील एंड रिविजन में सर ऐसा तो कोई खास बात है नहीं, जो चेंज देयर इज नो चेंज, बट यस a notification dated 13 January 2020 was enabled where appointment of revisional authority was made under CGST Act। मतलब CBIC ने क्या किया, revisional authority को जो रूल 109A के हिसाब से नोटिफाई किए जाते हैं, जिससे रिविजनल अथॉरिटी भी जो ऑर्डर पास करते हैं, तो एग्जैक्टली ये रिविजनल अथॉरिटी होंगे कौन? तो यहां पर बात किया गया कि अगर आप अपील कर रहे हो अगेंस्ट एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर ऑर्डर, तो अपील आप करोगे सीधा प्रिंसिपल कमिश्नर को या आप कमिश्नर को अपील करोगे, राइट? अगेंस्ट हुज ऑर्डर? एडिशनल कमिश्नर ऑर्डर और जॉइंट कमिश्नर ऑर्डर। लेकिन अगर आप अपील कर रहे हो डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो इन दैट केस द अपील विल लाई टू द एडिशनल और द जॉइंट कमिश्नर। आप समझ गए होंगे, यही पाथ फॉलो होगा, यही पाथ फॉलो होता है। तो सबसे पहले DCAC सुपरिटेंडेंट, उनके अगेंस्ट में जाएगा किसके ऊपर? अपील जाएगा एडिशनल या जॉइंट के पास। एडिशनल जॉइंट कमिश्नर के पास ऑर्डर अगेंस्ट है तो उसके ऊपर किसके पास जाएंगे आप? कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर के साथ। तो CBIC ने ऑथराइज किया फॉलोइंग ऑफिसर्स एज द रिविजनल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 108 में उनको रिविजनल अथॉरिटी बना दिया गया। अब यही ऑर्डर को क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। ओके सर, सो बेस्ड ऑन किसका ऑर्डर है, कौन रिवाइज करेगा, ये आपको ऑफिसर का पोस्ट दे दिया है, उसे एक बार याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आते गाइस रिफंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रिफंड्स में थोड़े से क्लैरिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स ज़्यादा है, तो उसे बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और मेन चीज मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेन आपको अमेंडमेंट मुद्दा का डिस्कस करूंगा और वही आपको एग्जामिनेशन में याद रखना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है क्लास, बहुत सिंपल है। रिफंड का पहला अमेंडमेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। सर रिफंड अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, स्पेशली इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, जब हम जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि जीरो रेटेड सप्लाई में जो भी आपका IGST का क्लेम है उसका रिफंड आपको मिल जाता है, ठीक है? अब वो रिफंड कैसे आप निकालते हो वो भी हमें पता है। सर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है नेट ITC डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, नेट ITC डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, नेट ITC डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू व्हाट? इनटू आप जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ZRSG प्लस ZRSS,
जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टर्नओवर डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े थे सर कि नेट आईटीसी का ही एट्रीब्यूट करना पड़ता है आपको कुछ पोर्शन एज रिफंड अमाउंट। तो गाइज ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे और ये कहता है रूल 89 सब रूल 4 which provides the formula for determining the refund of ITC in case of zero rated supply of goods or services or both without payment of tax under bond or LUT under section 16 subsection 3 the formula is as follows। ये हम लोग ऑलरेडी पता है। now इसमें चेंज क्या आया, इसमें चेंज आया है in the definition of ZRSG, इसमें चेंज आया है in the definition of ZRSG यानी zero rated supply of goods। सर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में एग्जैक्टली क्या चेंज आया है ये भी मैं आपको बोल्ड करके दिखा के रखा हूं। नॉर्मली आप क्या पढ़ते थे कि टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब सर सर्विसेज में कोई चेंज नहीं है, जो चेंज है खाली जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के डेफिनेशन में चेंज है। तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के डेफिनेशन में एग्जैक्टली है क्या, ये इनिशियल लाइंस बिल्कुल सेम है। द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और एलयूटी, मतलब आपने जो बॉन्ड और एलयूटी में एग्जीक्यूट करके विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ऑप्शन में आपने जो भी सप्लाई किया गुड्स का उसकी जो वैल्यू है वो तो आपको ऑलरेडी पता था, ये हम ऑलरेडी पता था कि यही है। लेकिन अभी क्या इन्होंने किया, इन्होंने एक तो एड ऑन डाल दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, जिस वैल्यू पे आपने एक्सपोर्ट किया वो या फिर the value which is 1.5 times मतलब 1.5 गुना, the value which is 1.5 times of the domestic price, 1.5 times of the domestic price कि इंडिया में वही सेम गुड्स डोमेस्टिकली कितना में सप्लायर बेच रहा है, इंडिया में वही गुड्स डोमेस्टिकली किस वैल्यू पे वो सप्लायर सप्लाई कर रहा है उसका 1.5 टाइम्स का विचएवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम अमाउंट है उसी को आप क्या मानोगे, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। और मुझे एक बात बताइए, अगर न्यूमरेटर सिंपल है ना, आपको गवर्नमेंट ने इस फॉर्मूला के थ्रू क्या किया, कितना परसेंटेज ऑफ टर्नओवर आपका जीरो रेटेड है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। तो वो आप प्रोपोर्शनेट निकाल लेते हो कि कितना पोर्शन आईटीसी का आपको रिफंड मिलना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे ZRSS क्या होने वाला बताइए, आई मीन ZRSG क्या होने वाला बताइए, वहां पे एक तरह का लिमिटेशन आ गया दैट यू नीड टू कंपेयर द एक्सपोर्ट वैल्यू विथ योर डोमेस्टिक वैल्यू ऑल्सो, यानी 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द लाइक गुड्स domestically supplied by the same or similarly placed supplier as declared by the supplier whichever is less। मतलब जब आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करोगे ना, जब आप रिफंड अमाउंट डिटरमाइन करोगे तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में आपको इस सम में दिया हुआ रहेगा कि डोमेस्टिकली सिमिलरली गुड्स प्राइस इन इंडिया इज दिस मच, तो आप इनटू 1.5 करेंगे वो प्राइस को और आप कंपेयर करेंगे जीरो डेटेड सप्लाई के वैल्यू से, आई मीन एक्सपोर्ट वैल्यू से, विचएवर इज लेस को आप टर्नओवर में डिफाइन करेंगे, ठीक है। अदर देन द टर्नओवर ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच रिफंड इज ऑलरेडी क्लेम्ड अंडर दूसरा, मतलब जहां पे आप दूसरे रूल्स में रूल 89(4)A में और रूल 89(4)B में अगर आप ऑलरेडी क्लेम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप रूल 89(4) में क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज आप 4A और 4B में ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, तो वो टर्नओवर आपको यहां से हटाना पड़ेगा। तो ये चीज तो हम लोग पहले ही पढ़े थे। तो 1.5 टाइम्स of the domestic price or the zero rated value of goods whichever is lower will be considered to be your turnover of zero rated supply of goods। okay, so ये था हमारा पहला अमेंडमेंट इन क्या बोलते हैं रिफंड चैप्टर। सेकंड में आते हैं। सर ये तो बहुत ही सिंपल है, बेसिकली एक शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। आपको जो ऑर्डर पास होगा रिफंड सैंक्शन किया हुआ अंडर सेक्शन 54(5) उसी के ऊपर एक रूल 92 में गवर्नमेंट ने सब रूल 1 ने इंसर्ट किया था। रूल 92 में सब रूल 1 है, आपको ये सब रूल वूल्स इतना याद नहीं रखना है, जो मेन था वो मैं आपको बता दिया रूल 89 सब रूल 4A 4B में, और यहाँ पे भी मैंने आपको रूल 89 4C में भी बता दिया, ठीक है। आई मीन रूल 89 4 सब रूल क्लॉज C। तो यहाँ पे आप देखो ऑर्डर सैंक्शनिंग रिफंड में 23 मार्च 20 को नोटिफिकेशन आया था। लेट्स रीड।
यहां पे बात किया गया कि जो रिफंड ऑर्डर के थ्रू ऑफिसर रिफंड करेगा ना, ही मे रिफंड यू बोथ कैश एंड क्रेडिट। मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपको कैश ही रिफंड करेगा। ही मे गिव यू क्रेडिट, रिक्रेडिट द अमाउंट इन योर ई क्रेडिट लेजर। सर आपके क्रेडिट लेजर में पैसा क्रेडिट कर देगा, मतलब क्या, आपका क्रेडिट बढ़ गया। अगर आपका क्रेडिट बढ़ गया वो भी तो एक तरह का रिफंड ही है। सो रिफंड मे नॉट बी इन कैश, रिफंड मे मीन क्रेडिट ऑल्सो। तो यहां पे गवर्नमेंट ने एक तरीके से रूल में एक्सप्लेन कर दिया है कि द रिफंड ऑर्डर विच विल बी पास्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर दैट मे बी इन कैश और क्रेडिट बेस्ड ऑन द ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट। मतलब क्या सर, जब मैंने टैक्स दिया था अगर मैं कैश पे किया था सरकार को, कैश लेजर से सरकार को पे किया तो मेरे को कैश मिलेगा। अगर मैंने क्रेडिट यूज किया था किसी पेमेंट को यूज करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो मुझे क्रेडिट वापस मिलेगा। सो डिपेंडिंग ऑन माई मोड ऑफ पेमेंट आई विल बी गेटिंग द रिफंड। सो दिस इज हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड। इट इज वेरी सिंपल यार, यही चीज तो है, ये कोई अमेंडमेंट है क्या? ये तो सिंपल लॉजिक है जो अब हम पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले हो जाना चाहिए था। तो वेयर अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिफंड ऑफ एनी अमाउंट पेड एज टैक्स अदर देन द रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई और डीम्ड एक्सपोर्ट। ध्यान से, जीरो रेटेड सप्लाई और डीम्ड एक्सपोर्ट वाले रिफंड को छोड़कर अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन किया है रिफंड का ऑफ अमाउंट ऑफ पेड एज टैक्स, the proper officer is satisfied that the refund under section 54(5) is due and payable to the applicant. अगर आपका रिफंड ड्यू बनता है then he shall make an order in form RFD 06। उसका एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा रिफंड 6 RFD 6 में, where he will sanction the amount of refund। लेकिन किस में? to be paid in cash। जो रिफंड उसे कैश में पे करना है, कितना कैश में पे करेगा? ऑब्वियसली जितना मैं कौन, टैक्स पेयर, जितना मैंने कैश में पे किया था टैक्स लायबिलिटी को चुकाने के लिए कोई भी इस मंथ के लिए, उतना ही मुझे कैश में वो वापस रिफंड करेगा। तो ही विल बी रिफंडिंग मी द कैश बैक proportionate to the amount debited in cash against the total amount paid for discharging the tax liability for the relevant period, right? अब मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, 5 लाख का आपके पास डिमांड था, ठीक है। अब आपके पास आपने ये जो डिमांड है 5 लाख का, ये आपने कैश में पे कर दिया। now you are eligible to refund of this 5 lakhs cash because your demand got nullified or whatever reason। तो you will be getting this 5 lakhs as cash। आपको क्या मिलने वाला है? 5 लाख कैश में मिलने वाला है। तो ये जो 5 लाख आपका कैश था, यही तो आपके डिमांड के साथ एडजस्ट हुआ ना। तो यही बात किया जा रहा है कि द टू बी पेड इन कैश प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट डेबिटेड इन कैश, जो आपका डेबिट हुआ कैश में अगेंस्ट द टोटल अमाउंट पेड फॉर लायबिलिटी, मेंशनिंग देयरइन द अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट एनी आउटस्टैंडिंग डिमांड अंडर द एक्ट और अंडर एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी रिफंडेबल। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको रिफंड करेगी अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है। तो जैसे एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये इनकम टैक्स में भी होता है। जैसे मान लीजिए आपको 2 लाख रिफंड देने का बात था, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर ऑलरेडी 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एग्जिस्टिंग लॉ भी आ गया है। एग्जिस्टिंग लॉ मतलब समझ गए, जीएसटी लॉ में एग्जिस्टिंग लॉ क्या है? पुराने एक्ट्स, कि आपका कोई एग्जिस्टिंग लॉ बी में अगर लायबिलिटी है तो वो भी इस अमाउंट से क्या हो सकता है? वो इस अमाउंट से एडजस्ट हो सकता है। मान लीजिए 40,000 उस एग्जिस्टिंग लॉ का डिमांड था, वो भी एडजस्ट हो गया, तो जो बैलेंस अमाउंट है 60,000 वो आपका रिफंड हो जाएगा। बेसिकली कैश विल बी रिफंडेड टू यू आफ्टर एडजस्टिंग any outstanding demand or any other existing law under this act or any other existing law, and the balance amount will be refundable to you। नेक्स्ट आता है रिमेनिंग अमाउंट जो आपके क्रेडिट लेजर में डेबिट हुआ था। सर मेरे क्रेडिट लेजर में डेबिट मतलब आईटीसी वाज यूज्ड इन पेइंग टैक्सेस। अगर आईटीसी वाज यूज्ड इन पेइंग दैट टैक्सेस फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ सच टैक्सेस, द प्रॉपर ऑफिसर विल इशू पीएमटी 03। बिकॉज यहां पे क्या होगा पता है? ट्रांसफर होगा। पीएमटी मतलब पेमेंट, पीएमटी मतलब पेमेंट, वो इशू करेगा पीएमटी 3, जिससे वो आईटीसी आपके क्रेडिट लेजर में फिर से क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। सो आईटीसी विल बी रिक्रेडिटेड। यहां लिखेंगे अपने
ITC will be recredited, ITC will be recredited to my ledger, मतलब मेरे लेजर में ITC वापस से क्या हो जाएगा, रिक्रेडिट हो जाएगा. सो फंडा बिल्कुल से मैं कैश अगर दे रहे हैं तो कैश में वापस मिलेगा, टैक्स अगर क्रेडिट के थ्रू दिए तो क्रेडिट वापस आपको क्रेडिट लेजर के थ्रू मिलेगा. इट्स एज सिंपल एज दैट, nothing new, nothing as such as rocket science, just a procedural amendment which you need to remember. Next, refund of IGST paid on goods or services exported out of India. देखिए बहुत सिंपल है ये. 96 रूल 9610 में अगर आपको याद है हम लोग ने एक प्रोविजन पढ़ा था, उसी के ऊपर इन्होंने एक नोटिफिकेशन इंसर्ट करके एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट अमेंड किया है. एक्सप्लेनेशन में कुछ इंसर्शन किया और अमेंडमेंट किया. लेट्स रीड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर आपको याद है कि रूल 96 सब रूल 10 नहीं भी याद है तो रूल के रेफरेंस से मत याद रखिए, बट यू शुड रिमेंबर द प्रोविजन एट लीस्ट दैट इफ अ पर्सन इज क्लेमिंग रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज, स्पेशली कौन, जहां पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर EPCG स्कीम में गुड्स इंपोर्ट हो रहा है या एडवांस ऑथराइजेशन में गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, तो हम पढ़े थे कि आप जो IGST पे कर रहे हो उसका रिफंड आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट यू हैव नॉट अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ सर्टेन नोटिफिकेशंस व्हिच आर इशूड अंडर कस्टम्स एक्ट. यही चीज मैं ऑलरेडी यहां पे आपको लिख के बताया हूं. Rule 9610B lays down an embargo on the refund claim by a person seeking refund of IGST paid on goods or services. The restriction is that such person should not have availed the benefit of exemption from IGST and compensation cess. देखिए सेस और टैक्स, सेस भी एक तरह का टैक्स है इन दिस केस. तो अगर मेरे के गुड्स में सेस लगता है डोमेस्टिकली तो इंपोर्ट में भी मुझे सेस देना पड़ेगा. तो IGST और सेस का बेनिफिट अगर मैं नहीं लेता for goods imported by export oriented unit under notification number 78/17 customs dated 13th October 17, या फिर goods imported under advance authorization या EPCG under notification 79/17 dated 13th October, ये जो exemptions notifications थे ये IGST को एग्जेम्प्ट किया था, कॉम्पनसेशन से इसको एग्जेम्प्ट किया था ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय EOU एडवांस ऑथराइजेशन अंडर एडवांस ऑथराइजेशन और EPCG स्कीम. लेकिन 9610 सिंपल बात बोल रहा है, भाई तुमको रिफंड कब मिलेगा, जब तुम हमें पैसा दिए हो. और हमें पैसा कब दोगे, जब तुमने इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं लिया. तो लोग क्या कर रहे थे, IGST का रिफंड मांग रहे थे इवन व्हेन दे आर नॉट गिविंग एनी IGST अमाउंट. हाउ कैन दिस बी पॉसिबल. तो ये कंफ्यूजन को क्लियर किया और एक एक्सप्लेनेशन को फिर से रीएम्फसाइज किया गया, जहां बोला गया कि देखिए भाई अगर आपने बेनिफिट नहीं लिया तब जाके आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, आई मीन रिफंड मिलेगा. तो बेनिफिट ऑफ द नोटिफिकेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अवेल्ड ओनली वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज पेड IGST, उसने IGST दिया है और कॉम्पनसेशन सेस दिया है अपने इनपुट्स पे, और वो खाली बेसिक कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन क्लेम किया है. क्लियर हो गया एकदम. पहले ये भी कंफ्यूजन था कि BCD भी पे करिए, IGST भी पे करिए, सेस भी पे करिए, सरचार्ज भी पे करिए, सब पे करिए, तब जाके आपको IGST का रिफंड मिलेगा. गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हमें ऐसा नहीं बोला. हमने बोला आप BCD का एग्जेम्पशन ले लीजिए बट IGST और सेस का एग्जेम्पशन मत लीजिए. ओनली देन यू विल बी गिवन द रिफंड ऑफ IGST. क्वाइट क्लियर. तो benefit of the notification shall not be considered to have been availed only where they have paid IGST, compensation cess, but claimed exemption of only what? Basic custom duty. So basic custom duty will not be applicable, but IGST pay, cess pay, then you claim refund. फिर उसका आप क्या क्लेम कर लो, रिफंड क्लेम कर लो. फिर उसका आप क्या क्लेम कर लो, रिफंड क्लेम कर लो. as simple as that, as simple as that. इसमें मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ कराने का है. हाँ, बेसिक कस्टम ड्यूटी आपका एग्जेम्प्ट रहेगा, इसमें इससे कोई रिलेशन नहीं है IGST से. मुझे लगता है ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू विच गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड. एक नया रूल आ गया, रूल नंबर 96B विच हैज बीन इंसर्टेड अगेन ऑन द सेम डेट 23rd March 2020. ठीक है.
तो 23 मार्च 2020 को रिफंड से रिलेटेड काफी बड़े बड़े नोटिफिकेशंस आए थे, उसी को हम लोग एक बार डील कर रहे हैं। तो रिकवरी ऑफ, यहां पे मैं एक आपको नोट कराने वाला हूं, अगर आपको याद होगा, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, इसी के ऊपर है। हम एक्सपोर्ट कर देते हैं बट उसका मनी हमारे पास आता नहीं है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया। क्या होता था, मेरा बात समझिए, अगर मान लीजिए मैंने एक्सपोर्ट कर दिया सर्विसेज या गुड्स, आई हैव क्लेम्ड रिफंड ऑफ IGST which I have paid on export, but the real essence, the foreign exchange which I was supposed to receive from my importer outside India, now I am the exporter, so I am receiving from the foreign party, मुझे वो foreign inward remittance अभी तक नहीं आया। तो सरकार बोल रही है कि जो रेमिटेंस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम एज पर RBI, अगर वो इंडिया में वो मनी नहीं लेकर आ रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, दे आर फेलिंग टू रियलाइज द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विद इन द टाइम लिमिट, then government will take back my refund, then government will recover the refund from me back which I had paid to the, which I had claimed from the government। मतलब वो जो रिफंड है ना, वो रिकवर करेगा गवर्नमेंट। वो क्या करेगा, रिकवर करेगा। इसी के ऊपर एक रूल इंसर्ट किया गया 96B में। यू विल नॉट बिलीव, इट्स वेरी सिंपल, सेम कॉन्सेप्ट, ये चीज कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पुराने क्लासेस में। तो लेट्स रीड एक बार, देन अगर कोई डाउट होगा, अगर मुझे लगेगा कि आपको कुछ एक्सप्लेन करना, डीप में जाना है, तो दैट आई विल डेफिनेटली डू। तो रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड। बहुत सिंपल बोल दिया, रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड। तो रिकवरी आपने रिफंड का किया जो अनयूटिलाइज्ड ITC का बेसिकली रिफंड है, और IGST का रिफंड है जो आपने गुड्स एक्सपोर्ट करते समय किया, लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज नहीं है। तो वो क्या होगा सर? सबसे पहले सबसे पहले आपके लिए मैंने FAQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा ड्राफ्ट किया है। सबसे पहले रिकवरी कब हो सकता है? आपकी जो रिफंड है, आपको जो दी गई है, सरकार आपसे कब रिफंड कर ले सकती है? या तो अनयूटिलाइज्ड ITC का, या तो IGST पेड का। बेसिकली विद पेमेंट ऑप्शन में भी एप्लीकेबल होगा, विदाउट पेमेंट ऑप्शन में भी एप्लीकेबल होगा, राइट? अगर आप अनयूटिलाइज्ड ITC कर रहे हो तो आप बेसिकली विदाउट पेमेंट में गए, या IGST पे कर दिया आप, तो फिर आप विद पेमेंट में गए, तो दोनों का रिफंड आपसे रिकवर गवर्नमेंट कब कर सकता है? यही बोल रहा है रूल 96B का पहला पार्ट। When any refund of unutilized input tax credit on account of export of goods or of IGST paid on export of goods has been paid to an applicant, उसको दे दिया गया है, रिफंड दे दिया गया है, बट the sale proceeds in respect of such exports of goods have not been realized। सर देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बात क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में तो भाई कंडीशन ही ये है कि अगर आप कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन प्रिस्क्राइब टाइम नहीं लाए तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना ही नहीं जाएगा। वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है तो क्रेडिट का रिफंड ही नहीं मिलता है वहां पे। तो यहाँ पे तो क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोला गया है। एक्सपोर्ट गुड्स मतलब टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया, राइट? तो यहाँ पे इन्होंने एक तरह का सर्कुलर रूल इंसर्ट किया और यहाँ बोला कि नहीं, जो रिफंड दे दिए वो वापस ले लेंगे अगर तुमने सेल प्रोसीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स हैव नॉट बीन रियलाइज्ड इन फुल और इन पार्ट इन इंडिया विद इन द पीरियड अलाउड अंडर FEMA एक्ट। अब जो भी पर्पस के लिए गुड्स बेचे, FEMA एक्ट के विद इन द टाइम लिमिट जो है, जो FEMA एक्ट में टाइम लिमिट है, उसी एक्ट के हिसाब से अगर आप लेकर नहीं आए मनी फुल या पार्ट, तो दैट विल नॉट बी allowed, you will have to give back the refund including any extension। obviously अगर FEMA Act ने कोई extension दे दिया है तो हाँ, extension है तो आपको भी extension इसमें भी मिल जाएगा। so within the time period allowed plus extension under FEMA Act। is it clear? so बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया कि रिकवरी कब होगा? जब आपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज नहीं कर पाए इन फुल और पार्ट विद इन द टाइम अलाउड अंडर FEMA और एक्सटेंशन टाइम। नेक्स्ट, अब क्या होगा इफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स कुड नॉट बी रियलाइज्ड? बता दिया ना मैंने, अगर आपका एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज नहीं हुआ तो रिफंड आपसे रिकवर किया जाएगा, राइट? तो द पर्सन टू हुम द रिफंड हैज बीन मेड शैल डिपॉजिट द अमाउंट सो रिफंडेड।
उसे देना पड़ेगा जो रिफंड उसको दिया गया. ही विल डिपॉजिट द अमाउंट सो रिफंडेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स. अब इसमें देखिए बेसिकली रेशियो ऑफ सेटलमेंट, रेशियो ऑफ सेटलमेंट, रेशियो ऑफ सेटलमेंट मतलब कितना परसेंटेज रिसीव हो गया उतना तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितना परसेंट रिसीव नहीं हुआ, परसेंटेज नॉट रिसीव्ड, परसेंटेज नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ टोटल, परसेंटेज नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ टोटल, टोटल में से कितना परसेंटेज आपको नहीं मिला वही हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे. अलोंग विथ, अच्छा छोड़ेंगे नहीं ब्याज. ब्याज क्यों नहीं छोड़ेंगे सर? आपने रिफंड पहले ले लिया, आपने रिफंड पहले ले लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा विद इन 30 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड और द एक्सटेंडेड पीरियड. मतलब सर आप एप्लीकेबल इंटरेस्ट देंगे विद इन 30 days. मतलब ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट तो देंगे आप अलग, लेकिन कब तक आपको ये पेमेंट जो है कब तक करना पड़ेगा? बहुत ध्यान से, मेरी टाइम लिमिट आज तक की थी एक्सपोर्ट रियलाइज करने की. अगर मैं आज तक कर लेता तो मेरे को कोई रिफंड वापस नहीं करना पड़ता, बट मैं आज तक नहीं कर पाया. आई couldn't realize the export proceeds till the last date when FEMA was allowing me or including extension. Immediately after that date I'll be given 30 days. I'll be given 30 days. मुझे 30 दिन का मोहलत दिया जाएगा from the expiry of the set period or the extended period. set period मतलब क्या? due date to realize. set period मतलब क्या? ड्यू डेट टू रियलाइज. आपको ड्यू डेट टू रियलाइज दिया जाएगा. अगर आप उस ड्यू डेट से 30 डेज के अंदर अंदर आपको पैसे देने पड़ेंगे. अगर नहीं दे पाए तो सर आपके ऊपर डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स, कुछ याद आ रहा है 73 74, कुछ याद आ रहा है 73 74 डिमांड प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया जाएगा आपके ऊपर एज एप्लीकेबल फॉर रिकवरी ऑफ एरोनियस रिफंड अलोंग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50. मतलब सर ये इंटरेस्ट तो लगेगा अलग और ये इंटरेस्ट लगेगा अलग. अगर आप मतलब जितना टाइम आप लेट करोगे उतना होगा. आपको गवर्नमेंट ने इस टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं किया, इस टाइम तक आप रियलाइज नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है. उस टाइम के बाद अगर आप रियलाइज नहीं कर रहे हो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, गवर्नमेंट विल टेक बैक द रिफंड फ्रॉम यू विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड विद इन 30 days यू हैव टू पे. गवर्नमेंट ने आपको 30 दिन का मोहलत दिया. देखिए पे बैक करने के लिए 30 दिन का मोहलत दिया कि 30 दिन में दे दो भाई, 30 दिन में दे दो. इंटरेस्ट कम लगेगा, लगेगा बट कम लगेगा. लेकिन अगर आप उसके बाद भी नहीं दे रहे हो तो डिमांड प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे आपके ऊपर और आपके ऊपर रिफंड के ऊपर जो आपने गलत रिफंड लिया है, एक्सेस रिफंड लिया है, ये 74 में भी जा सकता है. अदर देन फ्रॉड कोई भी केस में जा सकता है अलोंग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50. सो क्वाइट क्लियर. लेकिन सर इसमें एक बात और आती है. काफ़ी बार क्या होता है, हमारा इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के वजह से या टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नेटवर्क के वजह से कुछ कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो हमने एक्सपोर्ट किया बट हम रियलाइज़ नहीं कर पाए, तो हम आरबीआई को रिक्वेस्ट करते हैं फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स. मतलब जो मनी हमें मिलना चाहिए था वो हम नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ सर्टेन whatever abnormal situation when it happens as per the FEMA guidelines. तो आरबीआई क्या, अगर आरबीआई मान लीजिए वो राइट ऑफ कर देता है, राइट ऑफ मतलब परमानेंटली इररिकवरेबल, राइट ऑफ कर देता है द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑन द मेरिट्स ऑफ द एक्सपोर्टर. एक्सपोर्टर के मेरिट्स के बेसिस पे आरबीआई ने ही स्पेसिफिकली एक्सपोर्टर को अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है तुम्हारा जो एक्सपोर्ट रिसीवेबल था वो मैं राइट ऑफ कर देता हूं. तो अगर आरबीआई ने ऐसा किया तो क्या होगा सर? तब फिर क्लियर कट ये है अगर आरबीआई को कोई आपत्ति नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर सरकार हमें आईजीएसटी के लिए क्यों परेशान करेगी? The amount which has been refunded to you will not be recovered because RBI ने specifically आपका requirement आपके केस को write off किया है. तो where sale proceeds or any part thereof in respect of such export goods are not realized by applicant within the time period allowed under FEMA, but the RBI writes off the requirement of realization of sale proceeds or merits, the refund paid to the applicant shall not be recovered. जो मेन मुद्दे की बात थी वो मैंने लास्ट में बोल्ड करके लिख दिया है, आपको याद रहेगा. तो फिर जो रिफंड है वो रिकवर नहीं किया जाएगा, राइट, अगर आरबीआई ने राइट ऑफ कर दिया. अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है सर कि आज मैंने टाइम पीरियड एज पर फेमा के हिसाब से, या मान लीजिए आज गवर्नमेंट ने रिफंड हमसे वापस ले लिया, ऑफिसर ने रिफंड हमसे वापस ले लिया, क्या वो रिकवर्ड अमाउंट जो हमसे वापस लिया गया क्या वो हमें वापस दिया जा सकता है? मतलब
can the recovered amount be refunded back to me? I got the refund, government took back, now government will again give me. क्या ऐसा possible है? Yes. किस केस में? ध्यान से देखिए. Where the sale proceeds are realized by the applicant in full or part after the amount of refund has been recovered from him. मतलब जब सरकार ने हमसे रिफंड अमाउंट रिकवर कर लिया सर, उसके बाद हमें पूरा का पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आया. हो सकता है ना कि मैं वो फेमा का टाइम लिमिट के हिसाब से टाइम लिमिट कंप्लाई नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रिफंड वापस दे दिया, मेरा इंटरेस्ट अलग लगा. अब मेरे को मेरे फॉरेन इंपोर्टर ने बोला कि अब पैसा आ गया, अब आप ले लीजिए, तो मैंने ले लिया. अब क्या होगा सर? तो where the sale proceeds are realized after in full after the amount of refund has been recovered from him, जब उसका अमाउंट रिकवर हो गया, and the applicant produces evidence, और applicant जो है वो एविडेंस दिखा दिया about such realization. कितने महीने के अंदर अंदर? 3 months from the date of realization of sale proceeds. 3 महीने के अंदर अंदर अगर मैंने एविडेंस दिखा दिया, जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ 3 महीने के अंदर अंदर मैंने एविडेंस दिखा दिया, द अमाउंट सो रिकवर्ड शैल बी रिफंडेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर. वाओ, दैट्स अ ग्रेट थिंग व्हिच गवर्नमेंट हैज डन. पहले सर रिकवरी नहीं हुई थी फेमा के टाइम लिमिट के हिसाब से, गवर्नमेंट वापस ले लिया. इससे कम से कम मेरे को दुख हुआ. मैं इंपोर्टर को बोलूंगा भाई पैसा दे वापस मेरे को, मैं इंपोर्टर को तो बोलूंगा भाई पैसा दे मेरे को वापस. तो इंपोर्टर ने जल्दी की, मुझे पैसा वापस भेजा, एक्सपोर्ट मेरा रिसीवेबल रिकवर हो गया. तो जो एक्सपोर्ट मेरा रिसीवेबल रिकवर हो गया, मुझे 3 मंथ्स मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन. मैं एविडेंस प्रोड्यूस करूंगा, जो अमाउंट मुझसे गवर्नमेंट ने रिकवर किया एज रिफंड, दे विल रिफंड मी बैक बाय द प्रॉपर ऑफिसर टू द एप्लीकेंट टू द एक्सटेंट ऑफ रियलाइज्ड अमाउंट, provided the sale proceeds have been realized within such extended period as permitted by RBI. obviously yes कि आप जब रिसीव कर रहे हो तो आरबीआई का स्पेशल परमिशन है तो ही आप रिसीव कर रहे हो, वरना आप रिसीव ही नहीं कर सकते थे. तो प्रोवाइडेड द सेल प्रोसीड्स हैव बीन रियलाइज्ड, तो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन मुझे वापस से रिकवर अमाउंट, मुझे जो दिया गया वापस से मिल जाएगा. तो गाइज ओवरऑल अगर मैं बात करूं, सेल प्रोसीड्स विद इन द टाइम लिमिट और एक्सटेंडेड पीरियड विद इन द टाइम लिमिट अंडर फेमा नहीं आया, तो फिर आपका मनी वापस से आरबीआई इनकम टैक्स जीएसटी ऑफिसर वापस ले सकता है. अमाउंट ऑफ रिफंड कैन बी रिकवर्ड along with interest, and you have to pay back within 30 days from the date of expiry of the said period or the extended period. अगर नहीं हुआ तो demand recovery proceedings with interest under section 50. What if RBI writes of the requirement? No amount of refund can be recovered. What if recovered amount can again be refunded back to the applicant? The answer is yes. If the sale proceeds have been realized after the amount of recovery of refund has been made, then within 3 months from the date of realization, the evidences has to be produced, and the applicant will be eligible to get the amount of refund back, provided the sale proceeds have been realized within the extended period as permitted by the Reserve Bank of India. तो मैंने सारा प्रोविजन एक बार आपको आपके सामने एक बार समराइज वर्जन में भी रख दिया. एक छोटा सा सर्कुलर है, बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर्स. मतलब आप एक सिंगल एप्लीकेशन कर सकते हो बहुत सारे मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स के लिए. अगर आप रिफंड क्लेम करना है तो अब गवर्नमेंट ने कर दी, क्लैरिफाई किया है कि एक एप्लीकेंट अगर चाहे तो वो बहुत सारे मंथ्स के रिफंड को एक बार में क्लेम कर सकता है. तो इट obviously subject to time limits. It has been clarified that while filing the refund claim, an applicant may at his option file a refund claim for a tax period or by clubbing successive tax period. 1 मंथ के लिए भी कर सकता है, 2 महीना 3 महीना के लिए भी कर सकता है. अर्लियर एक रेस्ट्रिक्शन था on bunching of refund claims across financial years. Now such restriction has been relaxed. पहले ये रेस्ट्रिक्शन था कि आप बहुत सारे सालों का एक बार में क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अब बोल दिया कि हाँ आप सक्सेसिव टैक्स पीरियड्स को एक बार में उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज ऑप्टिंग टू फाइल GSTR1 ऑन क्वार्टरली बेसिस. सर वो तो 3 महीना में एक बार स्टेटमेंट फाइल करेगा ना, तब तो उस केस में तो वो एक टैक्स पीरियड का तो कर ही नहीं. ही कैन अप्लाई रिफंड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस और ही मे ऑल्सो क्लब सक्सेसिव क्वार्टर्स, and these quarters
मे स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स, यही मेन चीज था। पहले क्या था कि एक साल का जो मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, ये 2 साल में गिरता है। तो पहले था कि ये 2 साल का 2 क्वार्टर का रिफंड क्लेम आप एक बार में नहीं कर सकते बिकॉज इट इज फॉलिंग इनटू फाइनेंशियल ईयर्स। अब ये रिलैक्स हो गया है, अब आप 2 क्वार्टर का कर सकते हो इररिस्पेक्टिव चाहे वो 2 साल का 2 साल में क्यों ना हो। तो इट मे स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट दिस thus he can file refund claim for quarters Jan to March, April to June, July to September while filing the refund claim. He can do it. So basically refund claims अब आप बंच एक बार में फाइल कर सकते हो फॉर सक्सेसिव क्वार्टर्स, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो क्वार्टरली सिस्टम में हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिलैक्सेशन है, वरना उनको क्वार्टरली उनको रिफंड क्लेम करना पड़ता था, वो स्प्रेड नहीं कर सकते थे रिफंड अक्रॉस मोर देन 1 क्वार्टर। इज इट क्लियर? सो डेफिनेटली kind of good step for ease of doing business. Next आते हैं guys, next आते हैं refund of accumulated ITC on account of reduction in GST rate on goods not available in a particular case. 31st March 20 का एक सर्कुलर है जहां पे इनके सामने एक बहुत अच्छा इशू आया और उसके ऊपर इन्होंने एक एड्रेस किया, उन्होंने इसका एक आंसर दिया। चलिए एक बार अपने पढ़ते हैं। जैसे आपको पता है रिफंड या तो जीरो रेटेड, या तो आपको जीरो रेटेड सप्लाई में मिलेगा या तो इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर में भी मिल सकता है। मतलब योर इनपुट टैक्स रेट इज हायर बट योर आउटपुट टैक्स रेट इज लोअर, योर इनपुट टैक्स रेट इज हायर but your output tax rate is lower, so obviously you will have accumulated ITC, and that accumulated ITC will be refunded back to you, okay, under section 54(3)(2). The issue which arose for consideration is whether an applicant can seek refund of unutilized ITC on account of inverted duty rate structure in a case where the inversion is due to change in GST rate on the same goods. इसको प्लीज अंडरलाइन करेगा, when the GST rate is on the same goods, इसको प्लीज अंडरलाइन करिएगा। जब GST रेट आपका सेम गुड्स में है तो क्या उस केस में भी आपको क्या रिफंड मिलेगा एक्यूमुलेटेड आईटीसी का? दिस इज द बिग क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट। दिस इज द बिग क्वेश्चन। सेम गुड्स, क्या आपको सेम गुड्स का जीएसटी रेट चेंज होने के मतलब आपका इनपुट और आउटपुट बिल्कुल सेम है। एग्जांपल, एप्लीकेंट इज ट्रेडिंग इन गुड्स विच ही हैज परचेज्ड, से गुड्स एक्स attracting 18% GST. However, subsequently, the GST rate on X has been reduced to say 12%. बात ध्यान से सुनना, मेरे पास पहले मैं 18% पहले रेट था गुड्स का, अब वो गुड्स का रेट चेंज होके 12% हो गया क्योंकि जीएसटी रेट कम हो गया। क्योंकि जीएसटी रेट अब आपका गुड्स का कम हो गया है, आउटपुट टैक्स रेट लोअर हो गया है, तो इन दिस केस क्या आपको रिफंड मिलेगा? क्या आपको रिफंड मिलेगा? बहुत ध्यान से, गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया, द इनपुट एंड आउटपुट बीइंग द सेम, दो अट्रैक्टिंग डिफरेंट टैक्स रेट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास पहले बहुत सारा गुड्स खरीदा हुआ था 18% वाले आइटम में, अब जब मैं बेचने जा रहा हूं अब इसकी गुड्स की रेट हो गई 12%। अब मैं बोल रहा हूं ये गुड्स है बिल्कुल सेम, मैं बोल रहा हूं भाई जब मैं बेचता हूं तो अब 12% लग रहा है बिकॉज चेंज इन रेट हो गया है, खरीदा हुआ था 18 में, तो ये एक इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर है, मेरे को इसका रिफंड दीजिए। ऐसा नहीं होगा, ये क्लैरिफाई हुआ है। Why? Because the input and output is the same, although they have attracted two different rates of tax at different points of time, they do not get covered under section 54, and hence they are not eligible to claim for a refund of accumulated ITC because of inverted duty rate structure, because that point of time is different. The point of time is different and they are the same goods. They are the same goods. Thus, accumulated ITC refund under said clause would not be applicable in cases when inward and outward supplies are the same. बिल्कुल अगर सेम है तो आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर डिफरेंट देन रिफंड विल बी गिवन। अगर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मान ली कुछ प्रोसेसिंग एक्टिविटी हो रहा है, कुछ फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है, कुछ फर्दर एक्टिविटी ले ऑन हो रहा है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड इवन दो इट इज रिड्यूस्ड। But in this case, since the nature of the input and output is the same,
you will not be getting any input tax credit का refund of inverted duty rate structure. I think a good question for your examination. It can be asked in your MCQ based pattern. Next, कुछ खास नहीं है, आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है, GSTR 2 है. कुछ याद आ रहा है आपको? your total ITC which you can claim is your ITC as per 2A. your total ITC which you can claim is your ITC as per 2A का 110%. total ITC which is eligible to you is ITC as per 2A का 110%, राइट? ये चीज आपको ऑलरेडी पता है. ये पहले 20% था, अब ये 10% हो गया है. यानी आप जो 2A में आपका आईटीसी है उतना तो आप क्लेम करोगे ही, प्लस आप 10% और क्लेम करोगे. ऑब्वियसली इस 2A के आईटीसी में बहुत सारा आईटीसी नहीं आता है, जो बेसिकली आपके ब्लॉक क्रेडिट्स है वो आपके 2A में देख रहे हो, वो नहीं आएगा. रिवर्स चार्ज के जो क्रेडिट्स आप लेते हो वो डेफिनेटली 2A पे पार्ट नहीं कंसिडर करेगा, वो आपको अलग से कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. इंपोर्ट्स आईटीसी एज पर 2A का 100. तो यहाँ पे क्या बोले, देखिए रिफंड ऑफ आईटीसी. अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये जो आईटीसी है, आप तो वही आईटीसी का रिफंड क्लेम करोगे ना जो एलिजिबल आईटीसी है. तो ये एलिजिबल आईटीसी भी 2A के साथ मैप्ड होना चाहिए. ये एलिजिबल आईटीसी भी 2A के साथ मैप्ड होना चाहिए. मतलब उतना ही आईटीसी का रिफंड आपको मिलेगा जो आईटीसी आपको 2A में दिख रहा है. वाओ, मास्टर ब्लास्टर बाय गवर्नमेंट. मतलब रिफंड क्लेम करने के लिए भी ऑब्वियसली सेम है ना प्रोसेस, आपको एलिजिबल आईटीसी का ही रिफंड मिलेगा. तो देखिए क्या हुआ, रिफंड ऑफ आईटीसी अंडर 54(3) इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिफ्लेक्टेड इन 2A. अगर मेरी 2A की क्रेडिट नहीं है तो भाई वो मेरा क्रेडिट है ही नहीं, वो क्रेडिट नहीं है तो रिफंड भी नहीं है. तो सप्लायर्स का इनवॉइस अपलोड करना भाई बहुत जरूरी हो गया है अभी. In wake of insertion of Rule 36(4), it has been decided that the refund of accumulated ITC shall be restricted to the ITC as per those invoices, the details of which are uploaded by the supplier in Form GSTR 1 and they are reflected in Form GSTR 2A of the applicant. अगर मेरे 2A में नहीं दिख रहा है तो मैं उसका ITC क्लेम नहीं कर सकता. It is so important. तो मैं उसका रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकता. The matter gets over. The matter gets over. तो आई थिंक इट इज जस्ट एन एड ऑन थिंग. आई एम जस्ट कनेक्टेड 2 डॉट्स विच यू न्यू. आपको पता था कि आईटीसी तभी कंफर्म होता है व्हेन योर सप्लायर हैज अपलोडेड 2A टू द एक्सटेंट इट इज अवेलेबल इन 2A. अब तो गवर्नमेंट क्या बोल दिया है कि जितना 2A में दिख रहा है उतना का ही आईटीसी का रिफंड मिलेगा आपको. सो द रिफंड ऑफ एक्युमुलेटेड आईटीसी शैल बी restricted to the ITC as per those invoices, the details of which are uploaded by the supplier and which are reflecting in the applicant's 2A. Is it clear? Yes sir. Next आते हैं, ये एक बार आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, जस्ट रीड. देयर इज अ मास्टर सर्कुलर. ठीक है, एक मास्टर सर्कुलर आया था, एक बार आप देख लीजिएगा. ठीक है, नॉट वेरी रेलिवेंट, नॉर्मल चीज है, आप एक बार देख लीजिएगा. जस्ट रीड दिस. Determinable of refundable amount in case of refund of unutilized ITC on account of exports without payment of tax, supplies made to SEZ without payment of tax and accumulation due to inverted duty rate structure. एक ही जगह पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट कुछ मिसलिनियस कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स. कोविड के टाइम में जब इमरजेंसी आ गई थी ऑल ओवर वर्ल्ड, तो CGST एक्ट में एक सेक्शन डाला गया 168A. जस्ट समझ लो क्या है. बेसिकली बिकॉज कोविड केम इनटू पिक्चर, बहुत सारा टाइम लिमिट्स को एक्सटेंड करना पड़ा, स्पेशली कंप्लायंसेस के लिए. तो इसके लिए टैक्सेशन लॉ ऑर्डिनेंस 2020 भी लाया गया. तो उसी ऑर्डिनेंस के थ्रू जो प्रेसिडेंट जी लेकर आए थे 31 मार्च 20 को, जो एम्पावर किया था गवर्नमेंट को टू एक्सटेंड द ड्यू डेट्स फॉर कंप्लायंस अंडर वेरियस टैक्स लॉस, करना जरूरी भी था. बिकॉज एक हमारा जो पूरा देश है एक बहुत ही पैंडेमिक के थ्रू गुजर रहा था, जिसके थ्रू हम सब परेशान थे. ईच एंड एवरीवन वाज वेरी वरिड. लॉकडाउन आ गया था ऑल ओवर वर्ल्ड, आई मीन ऑल ओवर द कंट्रीज. अब हम लोग ने इसमें यह समझना है कि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू एक सेक्शन डाला गया था CGST एक्ट में. कुछ नहीं है, जो बोलता है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो टाइम लिमिट्स
बहुत सारे टाइम लिमिट्स है इस एक्ट में, उनको एक्सटेंड कर सकता है in respect of actions which cannot be completed or complied because of a force majeure. Force majeure मतलब act of God, something which is not in control of me. Earthquake is an act of God, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. पैंडेमिक भी क्या मुझे पता था कि आएगा, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो पैंडेमिक आ गया. सो ये एक सेक्शन डाला गया कि कोई भी टाइम लिमिट अगर गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना है अंडर दिस एक्ट तो वो कर सकता है, वो एक्शंस के लिए विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड और कंप्लाइड बिकॉज ऑफ फोर्स मेजॉर. ठीक है, तो हेंस हियर फोर्स मेजॉर मींस अ वॉर, एन एपिडेमिक, अ फ्लड, अ ड्राउट, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक और एनी other calamity which is caused by nature affecting the implementations of the provisions of CGST Act. This power can also be exercised retrospectively. मतलब इसको retrospective powers भी दे दिया गया obviously, लेकिन क्योंकि GST 1 जुलाई से आया था उसके पहले नहीं आ सकता है, obviously not earlier than the date of the commencement of this act. The new section was effective from 31st March 2020. लेकिन ध्यान रहे, गवर्नमेंट अगर चाहे तो पुराने लॉज, पुराने टाइम लिमिट्स या पुराने टाइम के भी लिमिट्स को वो एक्सटेंड कर सकते हैं, जो उन्होंने किया भी. काफी वेवर दिया फीस के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पुराने रिटर्न्स के लिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस, बहुत सारा किया जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है बिकॉज इंस्टीट्यूट ने आपके लिए वो अमेंडमेंट्स इनएप्लीकेबल किया बिकॉज वो सारे अमेंडमेंट्स कुछ पीरियड के लिए आते हैं, दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू. एंड जो अमेंडमेंट्स लॉ रिलेटेड अमेंडमेंट्स है, टेक्निक, कंटेंट, बेसिक यू नो लॉजिक रिलेटेड अमेंडमेंट्स है, वो सब हम सब पढ़ ही रहे हैं. तो ये 168A क्या है ना, हमेशा के लिए आ गया. कोई भी तरीके का अगर फोर्स मेजॉर इवेंट होगा गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकता है टाइम लिमिट, ओके, इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिवली. दे कैन इंक्लूड इट, दिस पावर कैन आल्सो बी एक्सरसाइज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली. ओके, ऑब्वियसली कुछ अच्छे काम के लिए एक्सटेंशन है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसको करेंगे. नेक्स्ट एक सर्कुलर है, आई मीन एक केस स्टडी है. आप इसको एक नोटिफिकेशन के थ्रू समझ लेना. नोटिफिकेशन आया था 11/20 सेंट्रल टैक्स एंड 39/20 डेटेड 5th May. ठीक है, एक्चुअली ये अमेंड हुआ था ये, इसलिए दो नोटिफिकेशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा. आईबीसी के बारे में तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं. इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016. मैं एकदम सिंपल बात कहूंगा आपसे, आप एकदम सिंपली मेरे बारे में सोचना. सर जब कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है. फिर उसके ऊपर यू नो एक आईआरपी जिसको अपने बोलते हैं इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और बाद में जब उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, कंपनी का पूरा प्रोसेस चालू हो जाता है, तो इन दैट केस उसका रेजोल्यूशन आई मीन उसका जब प्रॉपर लिक्विडेशन प्रोसेस चालू हो जाता है या उसका रिवाइवल प्लान चालू हो जाता है, तो फिर एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है जनरली वही क्या है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं बन जाता है. फिर एनसीएलटी की हियरिंग्स होती है, फिर उसका एक रिवाइवल रिहैबिलिटेशन प्लान बनता है, फिर बहुत सारे काम होते हैं. द पॉइंट इज जब कोई कंपनी आईबीसी के अंडर जाती है तो उसका पूरा का पूरा आईबीसी का एक्ट अप्लाई हो जाता है, आईबीसी का एक्ट अप्लाई हो जाता है, जो कि जीएसटी एक्ट के साथ मैचिंग नहीं खा रहा था. जीएसटी एक्ट बोलता है कि यू हैव टू पे बैक ऑल द लायबिलिटीज, ऑल द टैक्स लायबिलिटीज फर्स्ट. कोई भी लायबिलिटी बाद में, सबसे पहले मेरा लायबिलिटी. नाउ इन द पॉइंट इज जब कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है तो इन दैट केस आईबीसी का प्रोविजन उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है, उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, और उसकी जो मैनेजमेंट है असेट्स की वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बाद चली जाती है. उस मैनेजमेंट को हम कहते हैं कॉर्पोरेट डेटर्स. उस मैनेजमेंट ऑफ सच एंटिटी को हम कहते हैं कॉर्पोरेट डेटर्स. नाउ ये जो आईआरपी है या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यही आगे रन करते हैं बिजनेस. अगर आपको याद होगा इनकम टैक्स रिटर्न्स भी यही साइन करते हैं जो हम लोग सेक्शन 140 में अमेंडमेंट पढ़े थे. And all the business operations are run by them as a going concern and they are responsible for compliance of
द एंटिटी विथ ऑल द लॉज टिल द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इज ओवर। मतलब उस समय तक उन्हें जीएसटी रिटर्न्स भी फाइल करना पड़ेगा, एंड जब तक एनसीएलटी एक ऑर्डर पास नहीं कर देता तब तक उनको सारा लॉस कंप्लाई करना पड़ेगा। नाउ द प्रॉब्लम वाज, सर व्हाट अबाउट द लायबिलिटीज व्हिच इज ड्यू टू बी पेड टू द गवर्नमेंट? उसका क्या? उसका क्या? गवर्नमेंट तो बोलेगी, आईबीसी में चला गया भैया हमको पहले लायबिलिटी चुका दो। आईआरपी बोलेगा आपको कैसे चुका सकते हैं, अभी रुकिए, वेट करिए, इट विल टेक टाइम, आपको अभी हम नहीं चुका सकते, इट विल टेक टाइम। तो गवर्नमेंट को अपने ड्यूज के रिस्पेक्ट में फ्रॉम दिस, मतलब ये दो एक्ट आपस में मेल नहीं खा रहा था। तो देखिए बहुत ज्यादा आपको डीप अंडरस्टैंडिंग में जाना नहीं है, मैंने आपके लिए लाइफ सिंपल किया और इंस्टीट्यूट ने भी सिंपल रखा है। ये दो पैरा बस समझ लो, सिंपल, बस आपको ये समझना है कि एक सेक्शन ऑलरेडी आपको पता है सेक्शन 148 है, जो एकदम राम भगवान जैसा सेक्शन है हमारे जीएसटी एक्ट में, जहां गवर्नमेंट कुछ भी स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल प्रोसीजर बना सकता है। तो ये भी एक तरह का स्पेशल प्रोसीजर है जो सेक्शन 148 का पावर गवर्नमेंट ने यूज किया फॉर द कॉर्पोरेट डेटर्स, बेसिकली द मैनेजमेंट हु आर अंडरगोइंग द insolvency resolution process under the provision of IBC, and the management of who affairs are being taken by interim resolution professional or resolution professional. So the corporate debtor who is undergoing this insolvency process is to be treated as a distinct person. मतलब आप बात को समझिएगा, आईबीसी के बाद उनको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन। They will be treated as a distinct person of the corporate debtor, sorry, and they shall be liable to take a new registration, एक नया रजिस्ट्रेशन, एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां पे भी कंपनी पहले रजिस्टर्ड थी, विद इन 30 days ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल। मतलब बात बहुत सिंपल है, अगर उस कंपनी का 6 स्टेट्स में बिजनेस था तो 6 स्टेट्स अफेक्टेड होंगे, 6 स्टेट्स को टैक्स चाहिए उस कंपनी से, तो जिस जिस में वो स्टेट में रजिस्टर्ड था हर स्टेट में वो रजिस्ट्रेशन लेगा 30 दिन के अंदर एक न्यू रजिस्ट्रेशन लेगा। इन दैट केस द आईआरपी एंड आरपी मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लायबिलिटी दे दिया गया कि भैया आप जैसे जैसे अपना काम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यू आर द सोल इंचार्ज ऑफ द कंपनी नाउ, यू विल हैव टू फाइल रिटर्न्स, you will have to make payments of the tax, and you will have to comply with all the provisions of the GST law during such insolvency resolution period। मतलब सर एक डिस्टिंक्ट पर्सन का एक डिस्टिंक्ट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा न्यू स्टेट में, within 30 days from the date of appointment of the resolution professional, all the liability, tax payment, returns and all the compliances under the GST law will be upon the क्या बोलते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या तो आईआरपी या तो आरपी, इनके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर। सर एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर क्या होता है? बेसिकली इसका एक पेनल्टी का बात किया गया कि सर अगर एक पर्सन है रजिस्टर्ड है, अगर एक पर्सन है एक रजिस्टर है, अगर इसने कोई एंटी प्रॉफिटरिंग किया यानी ही हैज प्रॉफिटेड, ठीक है, एंटी प्रॉफिट क्या नहीं, सॉरी, ही हैज प्रॉफिटेड मतलब उसने प्रॉफिट कमाया, जीएसटी का क्रेडिट ठीक से पास ऑन नहीं किया, एंड बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन विच वाज हेल्ड बाय द अथॉरिटी, जो एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है वो पकड़ा गया, तो उसके ऊपर पेनल्टी क्या है? तो यहां लिखा गया है वेयर द अथॉरिटी anti-profiting authority after holding examination as required comes to the conclusion that any registered person has profited, such person shall be liable to pay penalty equivalent to 10% of the amount so profited। मतलब जितना वो प्रॉफिट कमाया उसका 10% पेनल्टी उसको देना पड़ेगा। No penalty shall be leviable if the profited amount is deposited within 30 days of the date of passing of order by the authority। सिंपल है, अगर वो प्रॉफिटेड अमाउंट जो वो प्रॉफिट कमाया था 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, अगर वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जमा दे देता है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं अराइज किया जाएगा। ठीक है,
वरना 10% तो मान के चलो। सर प्रॉफिटेड मतलब क्या होता है? प्रॉफिटेड मतलब क्या होता है? इट मींस द अमाउंट विच इज डिटरमाइंड ऑन अकाउंट ऑफ नॉट पासिंग द बेनिफिट ऑफ reduction in rate of tax on supply of goods or services or both, or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in price of goods or services. Basically ना तो वो रेट रिडक्शन का बेनिफिट दिया है, ना तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दिया है बाय रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। मतलब अगर आपका रेट रिड्यूस हो गया है, टैक्स रेट रिड्यूस हो गया आपके गुड सर्विसेज में, तो आपने उसका बेनिफिट नहीं दिया, ना तो आपने आईटीसी का बेनिफिट पास ऑन किया है बाय रिड्यूसिंग योर प्राइसेस। इट मींस वो अमाउंट जो आपने कमाया नॉट पासिंग दिस बेनिफिट, उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिटेड का 10% आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। विद इन 30 डेज प्रॉफिटेड अमाउंट पे कर दिए तो नो पेनल्टी। वेरी सिंपल। ये आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने जस्ट अपने सेफ्टी पर्पस के लिए और आपके सेफ्टी पर्पस के लिए डाला है। आपको खाली रीड करना है। एज यू ऑल नो कि JNK का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था, जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 के बाद रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था, और जम्मू एंड कश्मीर को हम एक तरीके से यूनियन टेरिटरी मानने लग गए थे, तो JNK और लद्दाख दोनों। तो ये एक रीऑर्गेनाइजेशन प्लान है जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट रीड कर लीजिए एक बार। आप एक बार रीड करेंगे, जस्ट आपको भी एक सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू में आप ही को काम आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी डाल दिया JNK का। और हाल फिलहाल में आपको पता है दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया। दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव बोथ हैव बीन कंसीडर्ड टू बी वन यूटी। ठीक है, इनको कंसोलिडेट कर दिया गया, तो अब ये मर्ज ड्यूटी माने जाएंगे। ठीक है, मर्ज ड्यूटी मतलब दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली इज वन सिंगल यूनियन टेरिटरी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ट्रांजिशन हुआ। वो क्या ट्रांजिशन, कैसे, क्या, सेम चीज है, एक बार आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम GST पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मेरे को नहीं लगता मैंने कुछ खास आपको पढ़ा है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना। फॉरेन ट्रेड, सर कस्टम्स में नो अमेंडमेंट्स। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या है सर? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कुछ नहीं है, क्योंकि कोविड आ गया था। 31 मार्च 20 को आपका एक्सपायरी था, पता है, FTP का। फिर उसके बाद ये लोग पॉलिसी नया लेकर आते हैं, हर 5 साल में पॉलिसी बदलता है। तो इस बार पॉलिसी बदल नहीं पाया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। सेम पॉलिसी अब अगले साल तक चलेगा, दैट इज 31 मार्च 21। सो FTP 2015-20 पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल टिल 31 मार्च 2021। वो 31 मार्च 2021 तक एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया था, एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज गिफ्ट को लेके। अगर मैं कोई गिफ्ट इंपोर्ट करता हूं, गिफ्ट एज गिफ्ट मतलब मैं गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं गिफ्ट के तौर पे कि मुझे गिफ्ट मिला है, तो दैट इज नॉट अलाउड। वो क्या है? अलाउड नहीं है, दैट इज अ प्रोहिबिटेड, दैट इज प्रोहिबिटेड। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज गिफ्ट इज डेफिनेटली प्रोहिबिटेड। लेकिन कुछ कुछ आइटम्स को छोड़ के, कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स, कोई इमरजेंसी मेडिसिन आप मंगा रहे हो, ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स, या कोई मेडिसिन, या राखी, राखी भी अगर एज अ गिफ्ट आपको फॉरेन से आपकी कोई सिस्टर्स अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन से भेज रहे हैं, तो क्या उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा? क्या वो प्रोहिबिटेड है? डेफिनेटली नॉट। लेकिन गिफ्ट्स रिलेटेड टू राखी ये इसमें कवर नहीं होगा, दैट इज स्टिल प्रोहिबिटेड। बट देखिए, एक्सेप्ट फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन, राखी, बट नॉट गिफ्ट्स रिलेटेड टू राखी। गिफ्ट्स रिलेटेड टू राखी प्रोहिबिटेड है, बट राखी इज नॉट प्रोहिबिटेड। इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन है जो 12 दिसंबर 2019 को आया था, चलिए एक बार पढ़ते हैं। अर्लियर इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स वर फ्री। पहले क्या था? गिफ्ट्स को आप इंपोर्ट करें फ्रीली, वेयर सच गुड्स वर अदरवाइज फ्रीली इंपोर्टेबल अंडर नॉर्मल, जो भी अपना इंडियन टैरिफ कोड्स है, जिस भी कोड में आप जाओ वहां पे अगर आप एज अ गिफ्ट इसे इंपोर्ट करो तो वो प्रोहिबिटेड नहीं होता था, फ्रीली इंपोर्टेबल था। लेकिन बाद बाकी केसेस में अगर आपको चाहिए परमिशन, तो आप अंडर एन ऑथोराइजेशन issued by डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT आप एडवांस ऑथराइजेशन में उस गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले ये लॉ था। अभी क्या हो गया है? अभी DGFT ने प्रोविजन को अमेंड कर दिया और बोल दिया है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग दोस परचेज फ्रॉम ई-कॉमर्स पोर्टल्स। मान लीजिए आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया एंड वो ऑनलाइन जो आ रहा है ना वो US से आ रहा है। मान लीजिए मुझे एप्पल का लैपटॉप चाहिए, एप्पल का लैपटॉप मैं मान लीजिए फ्लिपकार्ट Amazon.in से नहीं ले रहा हूँ, Amazon.com से ले रहा हूँ।
तो Amazon.com मेरे को यहाँ भेज रहा है, तो ये गुड्स कहाँ से है? ई कॉमर्स पोर्टल जो इंडिया के बाहर है। तो इंक्लूडिंग दोज परचेज फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल थ्रू पोस्ट और कोरियर वेयर कस्टम क्लियरेंस इज सॉट एज गिफ्ट, मतलब उन्हें कस्टम क्लियरेंस एज गिफ्ट अगर वो ले रहे हैं तो वो प्रोहिबिटेड है। तो डीजीएफटी ने प्रोविजन क्या चेंज कर दिया एफटीपी में कि बॉस गिफ्ट बोल के कुछ भी चीज निकाल रहे हैं ना वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन क्या लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन एंड राखी वो अलाउड है, बट गिफ्ट्स रिलेटेड टू राखी अलाउड नहीं। इज इट क्लियर? ये प्रोहिबिटेड। एक एक्सप्लेनेशन इसमें हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेक्शन 25 ऑफ कस्टम्स एक्ट में राखी को एग्जेम्प्ट रखा गया है। दैट रेड्स एज नो ड्यूटी शैल बी कलेक्टेड इफ द अमाउंट ऑफ ड्यूटी लेवेबल इज इक्वल टू और लेस देन ₹100। अगर 100 रुपए से कम का ड्यूटी आ रहा है तो उसको ड्यूटी को आपको कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्दर अगर आपको गुड्स इंपोर्ट करना है एज गिफ्ट तो आप कर सकते हो विथ फुल एप्लीकेबल ड्यूटी। आपको पेमेंट करना पड़ेगा पूरा ड्यूटी और आप इंपोर्ट कर सकते हो गुड्स एज गिफ्ट। ठीक है, सो बस एक छोटा सा प्रोविजन है, ये आप एमसीक्यू में याद रखिएगा, आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट सर, जैसा आप सबको पता है कि आईजीएसटी और जीएसटी सेस ये नहीं लगते हैं व्हेन आई एम इंपोर्टिंग इन केस ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन या ईपीसीजी स्कीम या फिर कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या बिजनेस टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट्स अगर ये लोग इंपोर्ट करते हैं तो इनके ऊपर आईजीएसटी और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस बिल्कुल भी नहीं लगता। ये प्रोविजन का एक टाइम लिमिट था, ये 31 मार्च 20 तक एप्लीकेबल था एग्जेम्पशन, इसी को बढ़ा के गवर्नमेंट ने 31 मार्च 21 कर दिया है और कुछ नहीं, यानी द एक्सटेंशन हैज बीन। आपके लिए कोई भी चेंज नहीं है, आप अभी भी इसको एग्जेम्प्ट ही रखोगे। आपको खाली आपको अपडेट कर दिया मैं कि इसको एग्जेम्प्ट, जो आपके दिमाग में होता सर ये तो 31 मार्च 20 तक एग्जेम्पशन है, आपने पढ़ाया था, नहीं, ये 31 मार्च 21 तक अब एग्जेम्प्ट होगा। तो इंपोर्ट अगेंस्ट advance authorization for physical exports were exempted from IGST and cess up to 31st March 20. This has been extended up to 31st March 21. Next, capital goods अपने EPCG स्कीम में इंपोर्ट करते थे फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब ये सब गुड्स अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ फिजिकल एक्सपोर्ट्स करने के लिए तभी एग्जेम्प्ट होता था फ्रॉम आईजीएसटी इन सेस अप टू 31st मार्च 20। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया 31st मार्च 21। गुड्स जो ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी फ्रॉम डीटीए, याद है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ये लोग अगर इंपोर्ट करते थे यहाँ से तो आईजीएसटी सेस एग्जेम्प्ट था अप टू 31st मार्च 20। सच एग्जेम्पशन हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड अप टू 31st मार्च 21। सो गाइज मेरे हिसाब से अगर कुछ अमेंडमेंट थोड़ा बहुत आया है ना तो रिफंड्स में थोड़ा आया है, बाद बाकी में तो गाइज इट्स क्वाइट नेचुरल, इट्स क्वाइट सिंपल। रिफंड थोड़ा बहुत आप अच्छे से पढ़ के चले जाना और बाद बाकी में तो कोई एज सच अमेंडमेंट नहीं है। तो फाइनल वाले के लिए मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जितने भी फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं, यू हैव टू स्टडी बोथ पार्ट 1, यू हैव टू स्टडी पार्ट 2 एंड यू हैव टू स्टडी पार्ट 3। ये सब आपको एक साथ पढ़ना है, ठीक है। इंटर वालों के लिए आपको खाली पार्ट 1 और आपको खाली पार्ट 2 पढ़ना है और आपको कोई भी नहीं पढ़ना, आईडीटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों का जो नोट्स है इंटर एंड फाइनल के लिए दोनों का नोट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ऑलरेडी, उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते रहेंगे, बहुत सारा वीडियोस आने वाला है, बस देखते रहिए और सब्सक्राइब बटन भी दबाते रहिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, बिकॉज वो नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे को देखने में इंटरेस्टेड हो या सुन पा रहे हो और आप आने वाले टाइम में भी वीडियोस देखना चाहते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून आफ्टर कोविड गेट्स एंडेड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। अच्छे से पढ़िए, डू नॉट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।